अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। तो बहरहाल अब हालात ये हैं कि इस हुकूमत की आइनी मुद्दत के खात्मे में 1 महीने से भी कम का वक्त रह गया है और इसी हवाले से अब मुलाकातें भी शुरू हो गई हैं, राब्ते भी बहाल हो गए हैं। अब बड़ी दिलचस्प बात इसलिए है, एक अनहोनी भी है इस दफ़ा में, क्योंकि हम जब 2008 के 2013 के और उसके बाद 2018 के जब इलेक्शंस की हम बात करते थे तो बहरहाल मुल्क में पहली दफ़ा ये हो रहा था कि कोई भी सियासी हुकूमतें जो थीं, सिविल गवर्नमेंट्स जो थीं, वो पहली अपनी मुद्दतें मुकम्मल कर रही थीं। यहाँ पर अनहोनी इसलिए है कि आइनी मुद्दत तो इस हुकूमत ने भी या इस असेंबली ने भी पूरी की है, लेकिन 3.5 साल तकरीबन जो है वो पीटीआई की हुकूमत रही और उसके बाद सबकी हुकूमत रही। अब मामला ये है कि ऐसे में जब नए इलेक्शंस की तरफ माहौल बन रहा होता है और निगरान सेटअप आ रहा होता है, ऐसे में नए सियासी इत्तेहाद भी बन रहे होते हैं, नए इंतखाबी इत्तेहाद भी बन रहे होते हैं। इस दफ़ा वो भी नहीं है। उसकी वजह यह कि सब ने मिल बांट के हुकूमत की है, तो अब वो ये चाहते हैं कि नो सीट एडजस्टमेंट और सब अपने अलग अलग अपनी इलेक्शन कैंपेन को रन करें और एक दूसरे के मुखालिफ इलेक्शन लड़े और उसके बाद अवाम फैसला करे। तो ये चीज़ भी इस दफ़ा डिफरेंट है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि बयानिया क्या होगा और किस किस के खिलाफ आप एक दूसरे के खिलाफ किस तरह से कैंपेन चलाएंगे, तो ये बड़ी दिलचस्प बात है। और उससे और दिलचस्प बात यह भी है कि एक ही साथ हुकूमत करके अच्छा किया या बुरा किया इसका फैसला अवाम करेगी, अपने वोटों से करेगी। लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर आज़म का ओहदा डेफिनेटली एक है, लेकिन जो दोनों मुल्क की बड़ी पार्टीज़ हैं, जो सबसे बड़ी पार्टी फ़िलहाल गिनती के हिसाब से थी या है, वो उसका तो मुस्तक़बिल मखदूश करार दिया जा रहा है कि पता नहीं वो कितनी कैपेसिटी के साथ इलेक्शन में जाती है, नहीं जाती है, किस तरह से होता है, वो बड़ा अभी जो है क्लैरिटी नहीं है, आप कह लीजिए। लेकिन दूसरी तरफ जो दोनों बड़ी सियासी जमातें हैं, वो दोनों के दोनों वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए या उस मनसब के लिए उनकी दोनों की नज़रें उस पर हैं। अब यहाँ पर भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला यकीनी होगा और बहरहाल अब सूरत हाल क्या बनेगी ये हम देखते हैं। आज शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर आज़म हैं, वो कहीं पे खतरे थे, एक छोटा सा क्लिप है उनका, वो ज़रा सुनते हैं। मेरी बात नोट कर लें कि पाकिस्तान के हालात जिस जगह आज आ खड़े हुए हैं, आरूजी हालात का तकाजा है कि इस मुल्क के तमाम इदारे अपने आईनी दायरे में रहकर एक दूसरे के साथ पूरी कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन करें ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े। इस मुल्क को अगर चलाना है तो प्यार मोहब्बत से सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, अदलिया और ये इदारे मिलकर एक कौम की जो एक मंजिल है उसको जो तय हुई है उसको लेकर चलें। हमारी जो अपनी जो जात की ईगोज हैं उनको खत्म करना होगा। अभी तक तो कोई शक नहीं है कि प्यार और मोहब्बत से ही चलते रहे, लेकिन डेफिनेटली बीच में ब्रेक आएगा और वो प्यार और मोहब्बत के हम तिया पाचा होते भी शायद देखें जो पिछले 60 दिन, वो जो कि एक नॉर्मल बात भी है कि इलेक्शन कैंपेन होगी, दोनों एक दूसरे के खिलाफ होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, बड़ा दिलचस्प मंजर होगा। लेकिन बहरहाल जो मैं बात कर रही थी कि वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं कि वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बने और मरियम साहिबा के हवाले से भी लोग बातें कर रहे होते हैं, कुछ लोग कैंपेन भी चला रहे होते हैं। इसी तरह से जो पीपल्स पार्टी है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को वज़ीर आज़म देखना चाहती है। क्या कह रहे थे आज सीएम सिंध, सुनते हैं। इस प्रोजेक्ट जिसकी फाउंडेशन आप ले रहे हैं, हम आपको इंशाल्लाह ताला एज प्राइम मिनिस्टर इस धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन को इनॉग्रेट करने के लिए भी हम आपको इनवाइट करेंगे। अब ZKB के ऊपर है इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर तो 4 महीने में बन रहे हैं, अब 4 महीने में कंप्लीट करते तो हम 4 महीने में बुला लेंगे इन्हें इधर। लेट्स सी किसकी दुआएं कबूल होती हैं, किसकी कोशिशें कबूल होती हैं और किसकी उम्मीदें बर आती हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा PMLN की सीनियर रहनुमा है, सायरा बानो साहिबा GDA की सीनियर रहनुमा है, पार्लियामेंटेरियन है, शर्मिला साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और पार्लियामेंटेरियन है। बहुत शुक्रिया अपने पैनल के और अपने नाजरीन के सामने रख दूँ। सवाल नंबर 1, दुबई मुलाकातों के बाद आज लाहौर में सदर आसिफ अली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, निगरां सेटअप और अगले इंतखाबात में मुशावरत, अपोजिशन लीडर कहाँ हैं। सवाल नंबर 2, मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाना हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी, क्या इंतखाबी मुहिम के लिए ये नारा काफ़ी होगा। सवाल नंबर 3, हुकूमती इत्तेहादी जमातें अगला इंतखाब एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार, पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों की नजरें वज़ारत उज़्मा के मनसब पर, मिलकर हुकूमत करने वाले एक दूसरे के खिलाफ इंतखाबी मुहिम किस बयानिए पर चलाएंगे। हिना परवेज़ भट्ट साहबा, सबसे पहले आपकी तरफ आ जाती हूँ और यही सवाल लेकर आ जाती हूँ कि आप लोगों के
सीट एडजस्टमेंट, उससे पहले मुझे याद है ये बातें हो रही थी, लेकिन सीट एडजस्टमेंट पहले पीएमएलएन ने इनकार किया और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने भी इनकार किया। क्या आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि एक पीटीआई का मुकाबला करने के लिए तो आप लोगों को सबको मिलना पड़ा उनको हुकूमत से निकालने के लिए, लेकिन वो एक दफा फिर हुकूमत में ना आ जाएं, इसके लिए आप समझते हैं कि आप अकेले ही काफी हैं? मुल्क की जो फितना और फसाद जिसने क्रिएट किया था, वो एक ऐसा जिसे कहते हैं मुल्क के अंदर फितना फसाद क्रिएट करने वाला एक इंसान, जिसको 9 मई पे अगर हम देखा जाए और उसके वाक़े को स्ट्रांगली कंडेम किया जाए, और जिसने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के नहज तक पहुंचा दिया। तो बिल्कुल आपको जिस तरह मैंने आज अभी आपने शहबाज शरीफ साहब की तकरीर भी ऑन की थी, तो एज पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीएमएलएन हो, और कोई भी ऐसी जमात जो पाकिस्तान को फोर फ्रंट पे रखती है, वो हम सब के लिए ये इम्पोर्टेंट था कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम अलायंस करें इकट्ठे, और उस अलायंस से हमने हुकूमत में आए भी, और हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया, और पाकिस्तान को वो फितना और फसाद, वो एक ऐसा इंसान जिसने मुल्क के अंदर इस कदर पोलराइजेशन कर दी, जिसने अदारों पे अटैक किया, जिसने फसाद क्रिएट किया, तो उसके लिए हम सारे इकट्ठे हुए। तो जो आज मैं आपको जो हमने अभी आप बात करी थी, देखें, जब हमने अलायंस की तो हमने अलायंस की मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए। जब हमने अलायंस की तो हमने पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान को फोर फ्रंट पे रखा। जब हमने अलायंस की तो हमने बिल्कुल अपनी प्रायोरिटीज़ जो है वो सेट स्ट्रेट की कि इस फितना और फसाद से हमने पाकिस्तान को बचाना था। आगे इलेक्शंस की बात देखिए, हर पार्टी का अपना मैनिफेस्टो होता है इलेक्शंस में। पीएमएलएन का अपना मैनिफेस्टो है, पीपल्स पार्टी का अपना है, बाकी जमातों का अपना है। तो बिल्कुल हम जब इलेक्शंस में जाएंगे तो हम अपने मैनिफेस्टो पे जाएंगे। आपको देखें 2013 से 18 में हमने अगर पाकिस्तान के अंदर मोटरवेज की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की बात हो, अगर हम फॉर एग्जांपल 2013 में जब हमें हुकूमत मिली तो पाकिस्तान जो है वो लोड शेडिंग 20-20 घंटे लोड शेडिंग का शिकार था, दहशतगर्दी का शिकार था। तो हमारा एक अपना मैनिफेस्टो है, हमारा मैनिफेस्टो है प्रोग्रेसिव पाकिस्तान। और बिल्कुल अगर हम पिछले 15 मैं इस पे जरा और तफसील से बात नादिया, अगर हम पिछले 15 महीने का भी देख लें, जिसमें हमारी अलायंस साहिबा, लेकिन जरा मैं कुछ और भी इस हवाले से जानना चाह रही हूँ। शर्मिला फारूकी साहिबा, दुबई में गए सदर आसिफ अली जरदारी साबिक सदर, उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम साहिबा वहाँ पे थी, नवाज शरीफ साहब वहाँ पर थे, मुलाकातें हो गई, निगरान सेटअप पे भी बात हो गई, मुमकिन अगले इंतखाबात के मुमकिन तारीख पे भी यकीनन बात होगी, बहुत सारे उमूर थे, आप बेहतर जानती हैं। उसके बाद आज लाहौर में मुलाकातें। अब मामला ये है कि जब फिर इत्तलात आ रही थी कि निगरान सेटअप के हवाले से मुलाकातें हो रही हैं, बातें हो रही हैं, मामला तय हो रहे हैं, ऐसे में अपोजिशन लीडर कहाँ हैं? वो नाम कोई सही, लेकिन हैं तो सही ना, मतलब ना वो दुबई में मौजूद थे, ना वो लाहौर में मौजूद है। मुलाकातें हैं, मुशावरत हो रही है, सदर आसिफ अली जरदारी, कभी नवाज शरीफ साहब, कभी शहबाज शरीफ साहब, ठीक है शहबाज शरीफ साहब का बनता है, लेकिन अपोजिशन लीडर का नहीं बनता। शुक्रिया नादिया। देखिए, पहले तो मैं थोड़ी सी बात ये क्लियर कर दूं कि दुबई के अंदर मियाँ साहब की और आसिफ अली जरदारी साहब की कोई मुलाकात नहीं हुई। मियाँ साहब अपने किसी काम की वजह से वहाँ आए होंगे, और सदर साहब का और बिलावल साहब का वो अपना एक निजी दौरा था। दुबई ऐसी जगह है जहाँ हर कोई जाता है। इत्तफाकन ये हुआ कि वो भी वहाँ थे और ये भी यहाँ थे। जहाँ तक ताल्लुक़ है निगरान सेटअप के डिसीशन का, वो दुबई में आसिफ जरदारी और मियाँ साहब के दरमियान फ़ैसला नहीं होना है। वो फ़ैसला होना है शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर के दरमियान, और पाकिस्तान के अंदर होना है। अब अपोजिशन लीडर कहाँ है ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ, वो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं। लेकिन बात ये है कि जो भी सेटअप आएगा उसने एक स्टेटस को मेंटेन करना है। इलेक्शंस करवाना, इलेक्शंस को फ्री और ट्रांसपेरेंट करवाना, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। वो ना ही शहबाज शरीफ का काम है, ना ही आसिफ अली जरदारी साहब का काम है, ना ही बिलावल भुट्टो जरदारी का काम है, ना ही मरियम बीबी का काम है। लेकिन आज जो मुलाकात हुई लाहौर के अंदर, बिल्कुल सियासी रहनुमा हैं, पार्टीज़ के सरबराहान हैं, आपस में मिलते हैं, पीडीएम में साथ हैं, कोalition गवर्नमेंट में, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर साथ हैं, तो मुलाकातें होती हैं और होनी चाहिए। इट इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी कि आपस में मशावरत भी होनी चाहिए, आपस में बातचीत भी होनी चाहिए, और एक कंसेंसस पॉलिटिक्स को लेके आगे चलना चाहिए।
ठीक है, वो तो सब अच्छी बात है, लेकिन बहरहाल अगर हम ये कहें कि इन मुलाकातों का एजेंडा क्या था, तो डेफिनेटली वैसे तो मुलाकातें होती हैं, लेकिन इन मुलाकातों का एजेंडा बहरहाल हमारे सामने है, बहुत सारी चीज़ें ज़राए से खबर मिल रही होती है। बट एनीवेज नज़र आगे चलती हूँ। सायरा बानो साहिबा, मामला ये है कि इत्तेहादी जमातें सब ने मिलकर हुकूमत कर ली। अब जब इलेक्शन का वक्त आ रहा है, अगर आ रहा है और निगरान सेटअप का वक्त आ रहा है, तो ये कह रहे हैं कि हम सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे और सब अलग अलग जाएंगे। अब ये एक दूसरे के मुखालिफ खड़े होंगे। बयानिया क्या होगा? मतलब एक दूसरे के खिलाफ अगर करेंगे तो सबने मिलकर हुकूमत करी थी, अगर पुरानी चीज़ों को दोबारा से गड़े मुर्दे उखेड़ेंगे तो फिर आप साथ कैसे चले थे? मतलब और जो अच्छा हो गया वो तो सिर्फ डिफॉल्ट होने से बचा दिया, बाकी मुझे नहीं पता, उसका क्रेडिट भी सारे के सारे लेंगे। क्या माहौल आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है? अस्सलाम वालेकुम। पता नहीं, ये तो हमें खुद समझ नहीं आ रही कि ये कैसे होगा। अभी एक खबर सुनी थी कि जो आईपीपी है, मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ कि जहांगीर तरीन साहब ने ओन चौधरी और लंगड़ियाल साहब को इस्तीफा देने से मना कर दिया। अब वो पार्टी अपनी वो कर रहे हैं, बट उस पार्टी के 2 ओहदेदार PMLN में है और जरदारी साहब पंजाब में है। वहां पर पीपल्स पार्टी ने काफी, मतलब उनका वो कहते हैं ना कि क्या मैं कहूँ, मतलब उनकी कैंपेन बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। वहां पर बहुत सारे लोगों ने उनका साथ देने का वादा किया है और शमूलियत भी इख्तियार की है। तो आया ये चीज क्या नून लीग को हजम हो जाएगी? और दूसरा, वैसे मेरे लिए तो ये खबर है सायरा बानो साहिबा जो आप दे रही हैं कि पीपल्स पार्टी की बहुत जबरदस्त कैंपेन पंजाब में चल रही है। अच्छी चल रही है। ज़्यादा जनूबी पंजाब तो था, नॉर्थ की तरफ हो गया, जो बाकी KPK से शमूलियत इख्तियार की है। ये सारा कुछ सारा एक मुश्किल वक्त तो आएगा, बट ये कि एक IPP एज ए प्रेशर ग्रुप बन के जो उभरेगी, अब वो नहीं पता कि वो किस तरफ जाएगी। बज़ाहिर अगर उनके 2 मेन ये ऑन और वो लंगड़ियाल साहब को देखें तो वो नून लीग में थोड़ा क्या उनकी तरफ सॉफ्ट कॉर्नर है या क्या है। दूसरा बयानिया ये होगा कि अगर हमारे साथ इत्तेहादी हुकूमतें ना होती तो हम इस चीज को और अच्छे तरीके से करते। और जब अब हमारी अगली दफा हुकूमत आएगी, जब हम वो कहते हैं ना मतलकन अनान हुकूमत, तो हम ये करेंगे। एक तो ये बयानिया होगा। दूसरा, आपने कहा इन्होंने अभी मैंने सुना कि मुल्क को हमने डिफॉल्ट से बचाया। भाई मुल्क में सब जो अच्छे काम हुए और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने किए वो हमारे PM साहब हमें बता चुके हैं। भले वो कर्जों का हो, भले वो क्या कहते हैं IMF से डील हो, कुछ भी हो, वो सब हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने किया। ये इस हुकूमत ने कुछ नहीं किया। मैं तो बयान की रोशनी में कह रही हूँ मैं, और मैं अपने आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बयान भी और एतराफ भी, ये तो बड़ी दिलचस्प है। खुद शहबाज साहब ने कहा, खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा ऐसे रात भी नहीं संभाल सक रहे। मतलब देखे ना अब ये कितनी मतलब मेरे लिए फख्र की बात है, हमारी पाक अफवाज है, बट मतलब फूड सिक्योरिटी के लिए देखिए पाक अफवाज को ही सामने आना पड़ा। नहीं, फखर की बात अपनी जगह है, लेकिन तो फिर उसका नून लीग क्रेडिट तो ना लेना, फिर वो अगले इंतखाबात में कैसे क्रेडिट लेगी? दिस इज माय क्वेश्चन, और आपका भी शायद यही है। ये लोग मैं ब्रेक ले लूं सायरा बानो, सेकंड मैं ब्रेक ले लूं, माजरत मैं ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक से वापस आती हूँ तो बात तो ये की जा रही है कि डिफॉल्ट होने से बचाया। बड़ा अच्छा पॉइंट सायरा साहब ने उठाया कि वो तो खुद वज़ीर आज़म साहब कह चुके हैं कि आर्मी चीफ की वजह से हुआ, तो फिर नून लीग इसका क्रेडिट कैसे लेगी? और वैसे जो असल सूरत हाल है, वापस आते हैं, 15 साल पीपल्स पार्टी ने सिंध में हुकूमत की है और 15 साल के बाद हमारे सामने यह आया कि कराची रिहाइश के एतबार से दुनिया के बदतरीन शहरों में शामिल हो चुका है। ये 15 साल की हुकूमत के बाद का एक सर्वे है, रिपोर्ट है। ब्रेक से वापस आती हूँ तो उसको शेयर करती हूँ। जिन्हें प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद है। हकीकत तो यह है कि अगर नए जिस भी बयानी के साथ ये इत्तेहादी हुकूमत इलेक्शन के लिए जाएगी और अपनी इंतखाबी मुहिम चलाएगी, जिस तरह से परवेज़ भट्ट साहिबा कह रही थी कि डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, लेकिन महंगाई का जिन अभी भी काबू में नहीं आ रहा। दूसरी तरफ जो कराची है, जिसकी सिंध हुकूमत जो है वो पिछले 15 साल से वहाँ पर एग्जीक्यूटिव ईयर्स उन्होंने 5 साल करके हुकूमत की है, वहाँ की जो रियलिटी है वो ये है कि कराची जो कि सिंध का दारुल खिलाफा है, वो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की 2023 की आलमी दर्जाबंदी में कराची 173वें शहरों में 169वें नंबर पर आ गया है। दर्जाबंदी में कराची से नीचे सिर्फ 4 शहर है, जिनमें लागोस, अल जजीरा, त्राबलस और दमिश्क शामिल है। पाकिस्तान के सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर कराची
रिहाइश के एतबार से दुनिया का 5वां बदतरीन शहर करार दिया गया है। इस दर्जाबंदी में शामिल शहरों को इस्तेहकाम, सेहत, सकाफत और मालियात, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर के पैमाने पर परखा गया था। मैं थोड़ा शॉर्ट हूँ, जल्दी जल्दी वापस करती हूँ उस पर ताकि अपने गेस्ट की तरफ जाऊँ। दूसरा, ब्रेन ड्रेन। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच गया, इधर से पैसा मिल गया, उधर से पैसा मिल गया, IMF की किस्त मिल गई, लेकिन हकीकत यह है कि आपकी रेमिटेंसेज में कमी हुई, आपकी इंपोर्ट्स में कमी वाक़ हुई, ब्रेन ड्रेन हुआ। इत्तेहादी हुकूमत के दौर में लाखों अफराद रोजगार के लिए बैरून मुल्क मुंतकिल हो गए। इत्तेहादी हुकूमत के दौर में महंगाई, बेरोजगारी और गैर यकीनी माशी सूरत हाल के सबब लाखों अफराद रोजगार की तलाश में मुल्क छोड़कर चले गए। इत्तेहादी जमातों के 14 माह के दौरान 12 लाख नौजवान बैरून मुल्क शिफ्ट हुए। गुज़िश्ता साल 8 लाख अफराद, जबकि रवा माह के इब्तिदाई 6 माह के दौरान 4 लाख से ज्यादा अफराद मुल्क छोड़कर चले गए। पाकिस्तान छोड़ने वालों में 11,200 इंजीनियर्स, 4,000 डॉक्टर्स, 1,500 कंप्यूटर ऑपरेटर्स, 11,000 अकाउंटेंट्स और 34,000 टेक्नीशियंस शामिल हैं। 8,000 से जायद ज़रई माहिरीन, 4,000 नर्सेज, 15,560 असातिज़ा और 37,000 से जायद मैनेजर्स भी पाकिस्तान छोड़कर चले गए। हिना परवेज भट्ट साहिबा, आप अपनी हुकूमत के दौरान कन्वेंस नहीं कर पाए अवाम को, उनका एतबार नहीं जीत पाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन हुआ। दूसरा पॉइंट डिफॉल्ट वाला था। सायरा बानो साहिबा ने एक पॉइंट यहाँ पर रेस किया है, वो बड़ा वैलिड है, उसको रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी आप यकीनन, प्लीज। नादिया, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव चीज़ों को देखते हैं और मीडिया पे भी बेहतर चीज़ें जो मुल्क के लिए होती है ना, उनको पहली तो बात है प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। सायरा बानो बड़ी रिस्पेक्टेबल है, मैं भी यहाँ बैठ के बिल्कुल कहती हूँ, और शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा, एंड आई एम श्योर शर्मीला भी ये बात पे इंडोर्स करेंगी, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो PMLN हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या बाकी इत्तेहादी जमातें हैं जो हुकूमत में आई, और चाहे हमने उस टाइम पे बड़ी डिफ़िकल्ट डिसीजंस थी और कई मतलब लोग हमें यही कहते थे कि हमने सियासत को अपनी कुर्बान करके अपना पॉलिटिकल वोट बैंक कुर्बान किया। क्यों? क्योंकि हम पाकिस्तान को बचाना चाहते थे। तो ये सब फोर्सेस ने मिल के पाकिस्तान को और रियासत पाकिस्तान को बचाने के लिए इस फितना से, इस फसाद से, और वो लोग जो पाकिस्तान को डिफॉल्ट तक पहुंचाना चाहते थे। और नादिया, आई डोंट थिंक कि मैं बार बार ये बात करूं तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिर्फ लोन सिक्योर करना पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, डिफॉल्ट से बचाना। ये वही डिफॉल्ट है जो शब्बर जैदी ने खुद प्रेडिक्ट किया था और उसने कहा था कि हम डिफॉल्ट होने वाले हैं। ये वही IMF से हमने डील सिक्योर की, जिसको आखिरी दिनों में जो इमरान खान को पता था कि उनका घर जाने का टाइम आ गया, तो उन्होंने IMF की डील खराब करने की कोशिश की। तो IMF से बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में हमने सारी जमातों ने एंड चीफ ऑफ द आर्मी, चाहे हमारी पूरी रियासत पाकिस्तान ने इकट्ठे मिल के पाकिस्तान के लिए बड़ी डिफिकल्ट डिसीजंस की, और वो डिसीजंस ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। तो ये इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। दूसरी बात, इत्तेहादी हुकूमत ने जो एक फितना फसाद 9 मई को आपने देखा कि मुल्क के ऊपर किस तरह, हिना साहिबा बड़ी माजरत के साथ तमाम सियासी जमातों ने किया, तमाम इत्तेहादी जमातों ने किया, ये बात समझ में आती है, लेकिन आप आर्मी चीफ को एक तमाम सियासी जमातों के साथ लाके खड़ा कर रही हैं, ये सबसे बड़ी ज्यादती है। दूसरी बात यह है कि आप सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए कोई बात ना करें। रियासत पाकिस्तान और सारी इत्तेहादी जमातें आर ऑन द सेम पेज, सो लेट्स नॉट keep on saying this again and again on the show. Doesn't ये बात हमने नहीं की ना, ये आपके वज़ीर-ए-आज़म ने की, ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने की। That's very good. Why not? All रियासत पाकिस्तान के सारे जो पिलर्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। They're all together. Why not? पाकिस्तान को बचाने के लिए सारे फैक्टर्स had to be on the same page to make these difficult decisions. So isn't that a good thing? जिसका काम उसी को साझे, बट एनीवेज आगे बढ़ जाते हैं। जहां तक मुल्क पहुंच गया था ना, ठीक है, और अगर आपने सारा क्रेडिट उनको दे दिया है, उसके बाद तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचता। मैं कह रही हूँ जहां इमरान खान ने, जहां कासिम के अब्बू ने मुल्क को पहुंचा दिया था, जिस तरह उन्होंने नाम लेना मना है क्या? मुझे जरूरत नहीं है नाम लेने की। नहीं लिया था ना आपने, फिर आपने करेक्शन किया। नादिया, मुझे लगता है आपने भी वोट बैंक चेंज नहीं किया। अच्छा चले, आप उन्हीं लाइन से चल रही हैं। नहीं, मैं तो आपकी बात कर रही हूँ। चले,
आपने कर ली अपनी बात मुकम्मल, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। आप अपनी बात नहीं कर रही, आप एक सर्टन एजेंडा को बार बार बयान कर रही हैं, उसको मैं सर्टन एजेंडा जी कौन सा एजेंडा आपको पता होगा। नहीं नहीं, मैं कोई एजेंडा नहीं, मैं क्वेश्चन कर रही हूँ। मैं उस पर आपसे सवाल भी कर सकती हूँ, कहीं आपको काउंटर भी कर सकती हूँ, बट डेफिनेटली जवाब देना आपका हक है। आपके पास मुकम्मल आपको वक्त दे रही हूँ उसके लिए। क्वेश्चन करें। चले मैं आगे बढ़ती हूँ। शर्मिला साहिबा, जरा इस हवाले से ब्रेन ड्रेन का भी हवाले से बता दीजिएगा कि ये ब्रेन ड्रेन क्यों हुआ, हम अपने मुल्क के, हम अपने बच्चों को, हम अपने प्रोफेशनल्स को एतमाद क्यों नहीं दे सके। और दूसरा जो माशाल्लाह, वैसे आप भी कराची आए थे तो इसलिए ज़रा ज़्यादा रेलिवेंट है कि कराची को जिस हाल में पहुँचा दिया, इसकी जिम्मेदारी लेगी पीपल्स पार्टी? देखिए नादिया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कराची में जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, सेहत की सहूलतें होनी चाहिए थी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए थे पब्लिक सेक्टर में, या साफ़ पीने का पानी वगैरह, ये चीज़ें उस हिसाब से नहीं हैं जितनी होनी चाहिए थी। लेकिन ये भी आप देखें कि पिछले 15 सालों में ये पहली बार है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर आया है। इससे पहले एक तवील अरसा जमात इस्लामी का मेयर रहे, उसके बाद एक तवील अरसा MQM की इजादारी रही, फिर पिछले 3 साल जो हैं आप देखें PTI के नुमाइंदे यहाँ पर रहे, MPs थे, और तकरीबन कोई 35 MPs थे, MNAs थे यहाँ पर, लेकिन उन्होंने कराची के लिए कुछ भी नहीं किया। पीपल्स पार्टी को क्यों वोट मिला इस दफ़ा? पीपल्स पार्टी को इसलिए वोट मिला कि पीपल्स पार्टी ने उन इलाकों में भी जाके काम किए, प्रोजेक्ट्स लगाए, तो पीपल्स पार्टी के पास से हमें वोट नहीं मिलते थे। मेयरशिप छोड़ देना, सिंध हुकूमत बेशक थी, पीपल्स पार्टी के सिंध पास हुकूमत बेशक थी, सिंध हुकूमत बेशक थी, लेकिन कराची के अंदर काम मेयर करता था। कराची के अंदर काम नहीं, काम मेयर की बात नहीं हो रही ना। अगर आप इलेक्शन ही नहीं कराएंगे, उनके पास थर्ड टियर पे अपनी कभी आप पावर ही नहीं करेंगे, तो फिर सिंध हुकूमत क्या मतलब? अगर सिंध हुकूमत है और कराची में या सिंध में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे तो कोई काम नहीं करेगा। बल्दियाती इंतखाबात तो करवाए, अब करवाए तो ना। बाकी सूबे जिन्होंने बल्दियाती इंतखाबात देखे मुकर्ररा वक्त पे होंगे ना, कानून साजी हुई, उसके बाद बहुत सारे एक प्रोसेस था, नहीं 3 उसकी साल वजूहात थी, और ये उसकी वजूहात थी, सैलाब आया, बारिशें हुई 4 दफ़ा, तो खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस जो हैं वो पोस्टपोन किए कराची के अंदर, बिकॉज शदीद बारिशें थी। अब बारिशों में आप मुझे बताएं कि कैसे इलेक्शन होगा? हमने नहीं किए कराची के लिए लोकल बॉडीज इलेक्शन का। मैं 15 साल का, आप मुझसे अगले 5 साल का हिसाब ले सकती हैं कि अगर पीपल्स पार्टी यहाँ पर ना काम करे जबकि उनका मेयर आज आया है तो मैं जवाबदेह हूँ। लेकिन अगर पिछले सालों में अगर जमात इस्लामी का मेयर यहाँ पर था, नाजिम यहाँ पर था, MQM का नाजिम यहाँ पर था, MQM की इजादारी थी, उनकी सीटें थी, MNA से MPA से, उन्होंने काम नहीं किया भी नहीं और ये हुआ। साहिबा आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं नादिया, आप कैसी बात कर रही हैं? आप समझदार जर्नलिस्ट हैं, आप कैसी बात कर रही हैं? क्या MPA के पास फंड्स नहीं होते? MNA के पास फंड्स नहीं होते? क्या उनके पास पावर्स नहीं होते? क्या अपने अपने इलाकों में काम नहीं करते? वसीम अख्तर को छोड़ दें, अगर वो ये कहते रहे अपने पूरे टेन्योर में कि जी मेरे पास पावर्स नहीं है, तो उनको रिजाइन दे देना चाहिए था। अगर वो समझते थे कि वो काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इख्तियारात नहीं है, आपकी इस बात रिजाइन कर देते ना, किसी और को आने देते। उनके पास पावर नहीं थे तो उनको रिजाइन देना चाहिए था। लेकिन 15 साल की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पे है, बल्दियाती हुकूमतें हो या ना हो, 15 साल की जिम्मेदारी आप किसी एक जमात पे डाल ही नहीं सकते नादिया, ये बड़ी ज्यादती की बात है। सायरा साहिबा, जरा ब्रेन ड्रेन पे भी बात कर लें। हुकूमतों के बाद, जब आप हुकूमत के बाद नए इलेक्शन में जाते हैं तो फिर आप परफॉर्मेंस बेस्ड अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाते हैं। अब यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस बेस्ड इलेक्शन कैंपेन चलेगी? दूसरी बात, दोनों जमातें जो हैं वो वज़ीर आज़म के जो वज़ारत आला का मनसब है उस पर भी जाहिर सी बात है उनकी नज़रें और होनी भी चाहिए। लेकिन उसके साथ मैं चाह रही हूँ आपके ज़रा ब्रेन ड्रेन पर भी आप इस पर फोकस कीजिएगा कि क्या वजह है, क्या इनकी परफॉर्मेंस रही, क्या लेके ये अवाम में जाएंगे, प्लस अवाम को एतमाद क्यों नहीं दे सके अगर वो कहते हैं कि हमने रियासत पे अपनी सियासत कुर्बान कर दी, सब कुछ कर लिया। तो नादिया, मतलब मैंने इन 5 सालों में ये देखा है, और स्पेशली इस 1 साल में जो ये हालात हुए हैं, मैंने तो किसी इदारे को भी काम करते हुए नहीं देखा। वो कहते हैं ना कि उनकी सब कारकर्दगी खुल के हमारे सामने आ गई।
मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की आप सिचुएशन देखें, आप ग्रेन की बात कर रही हैं, उसकी मेन रीजन मैं बताती हूँ। अभी ये पिछले दिनों ये मोहतरमा शर्मिला को पता होगा, डॉक्टर सान साहब आए और फिर पता नहीं क्या हुआ। ऐसे 10 वाकयात हैं। एक वो नहीं है कि मतलब कि यहाँ पर अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के मुल्क की खिदमत करने के लिए आए, तो लेकिन यहाँ पर हमारे इदारे या ये हुकूमत, यहाँ पर मैं पर्टिकुलर सिंध की बात नहीं कर रही, कोई भी हुकूमत अपने किसी भी शहरी को तहफ्फुज देने में नाकाम हो चुकी है। हमारे सिंध में आए दिन वाकयात होते रहते हैं, उठा लिए डॉक्टर को रैंसम के लिए और सब ये सब इन सब चीजें वो होती हैं। यहाँ मौके नहीं है, और जो थोड़े बहुत मौके थे, आई एम सॉरी, मतलब आप कोई भी इदारा उठाकर देख लें कि एक बंदा जो मेहनत करके ऊपर आने की कोशिश करता है, आप बाहर से लाकर उसके ऊपर कोई डायरेक्टर, एमडी या कुछ वो कर देते हैं। अब तो जो भी इदारा देखे, बसद एहतराम, मैं बार बार वो कह रही हूँ कि मैं किसी, क्या कहते हैं ना, कि उस गलती या किसी चीज की मुर्तकब ना हो जाऊं। क्या मैं कह सकती हूँ अब मैं, मतलब बस वही रिटायर्ड लोग वापस तो अपॉर्चुनिटीज इससे भी बहुत कम हो जाती है, लोगों का मोरल डाउन होता है। अभी आप ये देख लें कि फ्लाइंग क्लब भरे हुए हैं, उन लोगों ने आना है। अभी सुना कि गवर्नमेंट ने 80 पायलट्स की मंजूरी दी है कि 80 पायलट पीआईए भर्ती कर सकती है। गो कि हमारे पास जहाज नहीं है, अल्लाह करे आ जाए, लेकिन उस 80 पायलट में एक दूसरी खबर भी है मेरे पास कि जो मैं जानती हूँ कि 25-30 हमारे एयरफोर्स के रिटायर्ड पायलट सीपीएल और बाकी कोर्सेज कर रहे हैं। यानी कि आप मुझे बताएं ना कि ये जो फिर जो जवान बच्चे जो ये कर रहे हैं, जो फ्लाइंग कर रहे हैं, कि फिर वो कहाँ जाएंगे? फिर यही होगा कि माँ बाप बेच बटा कर बाहर भेजेंगे कि जाओ बेटा बाहर जाके काम कर लो। और बाकी आपने कराची के लिए बोला कि कराची पर्टिकुलर, मतलब बाकी मसाइल तो अपनी जगह पर, जो ये पिछले चंद अरसे में जो वो कहते हैं ना कि ये पाकिस्तान एक बिल्डर्स का पाकिस्तान बन गया। हमारी सेनेट देख ले माशाल्लाह से, वहां पर बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर वो सब मौजूद है यहाँ पर। तो बेमौसमी खुम्बियों की तरह यहाँ पर जो इमारतें कायम हो गई हैं। कराची में साफ पीने का पानी नहीं है, आप जितने मर्जी टैंकर मंगवा लें, टैंकर माफिया, हम तो टैंकर माफिया नहीं खत्म कर सके। बिलावल साहब ने भी पिछले दिनों अपने उसमें तकरीर में कहा था, बिलावल हाउस में भी टैंकर जी, मैं भी उस घर के आसपास रहती हूँ, मेरे घर पानी का मीटर लगा हुआ है, हम मतलब खरीद के पानी पीते हैं, लेकिन यहाँ पर टैंकर माफिया। लेकिन आए दिन आप देखें, आप 2 माह ना निकले, आपको यहाँ पर बिल्डिंग्स खड़ी नजर आती हैं। तो उनको ये बिजली, उनको गैस, उनको पानी और ये सारा कुछ, मतलब कौन है कि जो चीज चाइना कटिंग में एमक्यूएम का नाम आता है, लेकिन एमक्यूएम इस वक्त पीपल्स पार्टी की बी टीम बनी हुई है। मतलब मैं अगर पावर में हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ, सिर्फ आपको अपना मौका बता रही हूँ, मैं ऐसे लोगों के साथ बैठना पसंद न करूँ। मैं एमक्यूएम की बात कर रही हूँ जिन्होंने पाकिस्तान या कराची को इतना गजन पहुंचाया हो। यहाँ पर हमने समंदर पे पत्थर भर भर के, लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल जानना चाह रही थी जो मैं शर्मिला फारूकी से, कोई किसका इसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा, मैं आगे बढ़ती हूँ। ये जो कराची के हवाले से आ रहा है कि जी 5 बदतरीन रिहाइश के हवाले से, इससे पीपल्स पार्टी की हुकूमत ये कह के मुबर्रा हो सकती है जिम्मेदारी से कि जी मेयर हमारा नहीं था? आपने स्किप कर दिया, मुझे ला दिया। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। आप बाकी सब जरूरियात देख लें। मैंने पहले भी कहा था कि एक रोटी खा के गुजारा कर सकते हैं या कुछ लोगों की जानो माल महफूज हो। ना साहिबा, मसला ये है कि आपने भी पूरी कैंपेन चलाई, मरीम नवाज साहिबा अगली वजीर आज़म, नवाब भी वतन वापस आए, अल्लाह करे इंशाल्लाह जल्दी, तो वो भी चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद हैं। आज वज़ीर आला सिंध ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भी चौथी मुल्क का वज़ीर आज़म अगले 4 माह बाद करार दिया है। मुकाबला सख्त है आपका? पहले तो बात है नादिया, मैं आपकी और सायरा की कॉन्वर्सेशन सुन रही थी। देखिए, हमारी एज पार्टीज़ और मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि एक पॉजिटिव और एक ऐसे इनकरेजिंग इमेज दुनिया को पेश करें। तो अगर पाकिस्तान के अंदर एक चेंज आया है, और ये चेंज है ज़रूर, अब देखें कि जो वो यूथ जो पिछले बहुत सालों से एक फितना और फसाद की वजह से गुमराह हो रही थी, पेट्रोल बॉम्ब्स बनाना सीख रही थी, जलाओ घिराव कर रही थी, एटलीस्ट उस यूथ को तो ये आइडिया हो गया है कि वो पर्सन जिसको वो लीडर समझते थे, उसने जीआईटी के सामने उनके लिए स्टैंड भी नहीं लिया। पहली तो बात यह है कि आज उस यूथ का बबल ब्रेक हो गया, जिनको उसने
कह दिया कि देयर नॉट विद मी। सो नॉट ओनली कि JIT के लोगों को उसने आंखें दिखाई और धमकियां देने की कोशिश की, उसकी यूथ को भी पता चल गया वो लोग जो उनको लगता था कि हमारे लिए हमारा लीडर, सो कॉल्ड लीडर स्टैंड लेगा, उन्होंने कहा कि वो मेरे साथ ही नहीं थे। तो पहले तो हम ये पॉजिटिव इमेज बिल्ड करें कि हमारी यूथ अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ चुकी है कि वो बंदा इनको लास्ट सो मेनी ईयर्स से गुमराह कर रहा था, उनको फितना और फसाद पे। साहिबा आपकी बात बिल्कुल शायद दुरुस्त और होगी, दूसरी लेकिन बात, ये हमारा टॉपिक नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। नहीं सब्जेक्ट नहीं है, चले नहीं है सब्जेक्ट, लेकिन मैं आपको अब आपके सब्जेक्ट पे बात करूं कि देखें, अगर हम देखें जिस तरह प्राइम मिनिस्टर की यूथ प्रोग्राम है, जिस तरह कल आपको पता है लाहौर के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और यूथ लोन स्कीम दे रहे हैं, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर का 80 मिलियन का डेवलपमें प्रोग्राम है। तो लेट्स टॉक अबाउट दोस अपॉर्चुनिटी। सिंध में आपकी पोजीशन मजबूत थी और मजबूत है, मजबूत ही शायद होगी, मगर पंजाब में की सूरत हाल, पंजाब में आप विन करेंगे या वफाक में आएंगे, किस तरह से आप देख रही हैं कि कितनी कॉन्फिडेंट हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे, और कैसे जो कुछ किया आप लोगों ने मिलके किया है, सब मिलके उसका अपना अपना हिस्सा ले लेंगे? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि ये तो आवाम को भी मालूम है कि उनके मुश्किल कड़े वक्त के अंदर कौन उनके साथ खड़ा रहा, चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो कोविड हो। आपने सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस देखी, इस वक्त भी जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो शदीद सैलाब आए और जो पाकिस्तान के अंदर तबाहकारियाँ हुई, तो ये काविशें हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कि एक क्लाइमेट फ़ंड का इनेकाद हुआ, दुनिया भर में जाके इस बात को बावर कराया कि पाकिस्तान जो है जिस तकलीफ़ से गुज़र रहा है ये उसकी करदा नहीं है, ये उन ममालिक की करदा है जहाँ पर कार्बन बनता है। और ये पाकिस्तान जैसे कई ऐसे वल्नरेबल ममालिक हैं जहाँ पर क्लाइमेट चेंज के हवाले से मंफी असरात हो रहे हैं और होते रहेंगे। देखिए बात ये है, मिला कख भी नहीं, बहुत कुछ मिला नादिया, लेकिन एक चीज़ आपको अपने जहन में रखना चाहिए कि दुनिया इस वक्त ग्लोबल रिसेशन का शिकार है, डोनर फटीग हो चुकी है। इसीलिए हमने इस वक्त जो प्रोग्राम शुरू किए हैं पाकिस्तान के अंदर, जो हम घर बना रहे हैं सिंध के अंदर, वो फ्लड रेसिस्टेंट है, क्योंकि बार बार खुदा न खास्ता अगर फ्लड्स आते हैं और घर बह जाते हैं तो बार बार दुनिया हमें पैसे नहीं दे सकती, ना पाकिस्तान के पास इतने वसाइल हैं कि हम इनकी बहाली बार बार करें। ये बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। इसी तरीके से आप ये देखिए कि NICVD जैसा अस्पताल जिसका पूरा एक नेटवर्क पूरे सिंध के अंदर है, दीगर सूबों से आके लोग यहाँ पर जो है वो उसका इलाज कराते हैं। इनका जो सेहत कार्ड है उसकी तो एक लिमिटेड अमाउंट है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया होती नहीं है शर्मिला साहबा, वहाँ पर तो जरा तफसील से मजीद इस पे बात करेंगे, लेकिन बहरहाल हकीकत ये है कि बयानिए की तलाश है। अगले इलेक्शन में किस तरह से जाना है, क्या बयानिया होगा, किस तरह से आवाम को अट्रैक्ट करना है, किस तरह से अपने वोटर को अट्रैक्ट करना है, ये बयानिए की तलाश है। और एक बयानिया था वो वज़ीर आज़म ने खुद अपने हाथ से बाहर कर दिया। प्रोग्राम से नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।